हमारे हाथ साफ हैं। क्या अब जो रिलीफ मिला है इसमें कोर्ट लिखेगी अपने फैसले में कि चूंकि कोई एविडेंस नहीं है उन उन मामलात में जिन मामलात पर ये सजाएं हुई थी, तो फिर जब वो फैसले उन अदालतों ने किए थे वो बगैर एविडेंस के किए थे, तो फिर उनको कौन पूछेगा। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये जितनी अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये बड़ी अहम है, क्योंकि फिर और कुछ लोग आज जेलों में बंद पड़े हैं, फिर वो भी क्वेश्चन करेंगे और कर भी रहे हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब कल बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक जगह रिलीफ मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। लिहाजा ये चूंकि पॉलिटिशियन से मुतलका जितने केसेस होते हैं दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल केसेस, तो पॉलिटिकल केसेस में फिर बहुत सारे सवालात निकलते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिकल केसेस में बहुत सारे सवालात निकलते हैं। शौकत परच साहब, आपका मजीद भी इस पर तजिया लेंगे। हमारे कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज ने भी ज्वाइन किया है। वकास साहब, आज अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील की जो दरखास्तें वो बहाल कर दी गई हैं, कानून इस सवाल से क्या कहता है, क्या उन्हें रिलीफ मिल सकता है? देखें, एक बहुत बड़ा रिलीफ जून 2021 में दे दिया गया था नवाज शरीफ साहब को, जब ये इस्तदा की गई थी अदालत से कि आप इनके एब्सेंस के अंदर जो है इनकी अपीलों को कंटिन्यू करें, इनकी एब्सेंस के अंदर इन केसेस का फैसला कर दे। उस वक्त ये कहा गया था कि इन अपीलों को अदम पैरवी खारिज करते हैं और रिव्यू का ऑप्शन रखते हैं कि जब वो दोबारा आएंगे कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे और इधर से ही इनकी अपीलें दोबारा से रिवाइव कर दी जाएंगी। तो आज मेरे ख्याल में सारी एक रस्मी सी कार्रवाई थी जो कि उस वक्त भी दे दिया गया था, और आज वो सारे का सारा पैसेज जिनके लिए ओपन था, इनकी अपीलें दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। वो तमाम चीजें जो शीशा पे लाई दीवार या दीवारें चीन लगती थी, आज वो रेत की दीवार साबित हुई हैं। और मैं पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो कि हमेशा बड़े साफ शफाफ तरीके से बात करते हैं, मेरे ख्याल में सबकी नजर में एक चीज बड़ी वाजिया है कि अब हाँ, जो नवाज शरीफ साहब के रास्ते में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म ना करे, जो उनकी सजाएं खत्म ना करे। जिस तरीके से जब वो जहाज से उतरे उनको फैसिलिटेट किया गया निगरान हुकूमत की तरफ से, जिस तरीके से उनकी प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई, प्रेसिडेंट नहीं मिलता था, और आज उनकी अपीलें जो होता है दिस वाज द यूजुअल कोर्स इन दी लीगल प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान कि ये अपीलें बहाल होनी थी। अब इसके बाद इसका फीड क्या होगा आगे, चूंकि एवन फील्ड के अंदर पहले से ही पंजाब हुकूमत ने सेक्शन 401 के तहत इनकी सजा को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जो प्रीवियस डिसीजन थे आज अपीलें बहाल होने से उनकी सजा है सस्पेंड है। और इसके साथ साथ दो इम्पोर्टेंट चीजें ये थी कि नैब की तरफ से या प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट्स कोर्ट में दी जाती हैं, अगर हम यही नैब और यही प्रोसिक्यूशन को 2019 और 20 के प्राइम में देखें तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का कोई वर्ल्ड कप का मैच है। लेकिन आज ये सारी चीजें इतनी फ्रेंडली मैनर से की जाती है कि जैसे किसी एक्यूज पर्सन को हार्बर किया जा रहा है या उसे फैसिलिटेट किया जा रहा है। बट आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड कि जिस केस के अंदर 7 साल सजा थी, जज जस्टिस मलिका तो इंतकाल हो गया जिन्होंने इस केस के अंदर फैसला दिया। एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया और एक केस के अंदर 7 साल सजा, उसमें भी उनकी एक मुतनाज़ा सा कंट्रोवर्शियल सी वीडियो मौजूद थी, तो उस वीडियो को सामने रखा गया। तो हमारे लीगल प्रोसेस में हमेशा ये प्रज्यूम किया जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज गिवन टू द अक्यूज्ड पर्सन बिकॉज ही इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। वो कानून का फेवरेट चाइल्ड कंसिडर किया जाता है और डाउट्स जेंट्स और सस्पेक्ट जिस केस के अंदर आज उसे बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 7 साल सजा वाला केस जो है अल अजीजिया का, उसके अंदर भी नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा इनको रिलीफ बहुत जल्द मिल जाएगा। जहां तक एवन फील्ड केस की बात है, उस केस के अंदर इनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रसीदें इनसे मांगी गई थी कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स आपने कैसे बनाए, तो वो जो मनी ट्रेल थी वो कैसे साबित करते हैं, वो भी इसी तरह साबित करते हैं जिस तरह प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई या एयरपोर्ट में फैसिलिटेट किया गया। तो फिर मेरे ख्याल में फिर उनको उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी और उनको वाइज बरी कर दिया जाएगा तमाम चार्जेस से। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये भी बताइएगा क्योंकि वकास अब्रेज साहब जिस तरीके से हम चीज़ें देख रहे हैं और इस वक्त नैब की भी ऊपर बात की जा रही थी और जिस तरह से रिमार्क्स के अंदर चीफ जस्टिस की जानब से भी वाज़े तौर पर कहा गया कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ज़मानत दे दें, हमारी तरफ से रिलीफ दे दें, कोई ऐसी चीज़ें जो है वो हम गिरफ्तारी लेना ही नहीं चाहते। इस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर हम देखें तो नैब जो है वो बड़ा ईजी और बड़ा आप कहें तो सिंपल गोइंग पे अपने रिमार्क्स उसने जो है पेश किए कि हमें तो चाहिए नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टैंडिंग कहाँ पर हो सकती है, क्या चीज़ों को या इदारों को मेंशन करने के लिए कहाँ पर हम लोग इस वैलिडिटी पर आए कि किस तरह से इसको मेंशन कर सके? देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस स्टेटमेंट, क्योंकि नैब की तरफ से या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से किसी भी शख्स के केस कोई एलिगेशन है, एक्विजिशन है, आपने उससे कोई रिकवर करना है, उसने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, तो आपका काम
उसकी पुष्ट बनाई नहीं करना, बल्कि उसको सजा दिलवाने के लिए तमाम कोजेंट, कंसील्ड या रेलिवेंट मटीरियल कोर्ट ऑफ लॉ पे पेश करना है। आप तो अपना माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं। कल आप ये कहेंगे कि इनके बरी होने पे हमें किसी किस्म का एतराज नहीं है। कल जब आपने ये तमाम एविडेंसेस इनके अगेंस्ट इकट्ठे किए थे, वो एविडेंस एग्जिस्ट करते थे, नहीं करते थे, तो फिर आपने क्यों इतने लंबे अरसे के लिए इनको बिहाइंड दी बार रखा? अगर आपने ये सारे का सारा प्रोसेस करने के बाद आज कोर्ट के अंदर आके इस तरह की स्टेटमेंट देनी थी। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के अंदर काम करती है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो जब देखती हैं कि जहां पे किसी शख्स को रिलीज देना है तो वो अपनी किस तरह की स्टेटमेंट्स देती हैं, ये गोलमोल बात करती हैं कि अदालत भी उन चीज़ों पर रिलाई करते हुए बिल्कुल अदालत को भी वक्त ज़ाया किया जाता है। वक़ा साहब हमारे साथ ही रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, अपीलों का फैसला आ गया है, बहाल कर दी गई हैं और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है नवाज शरीफ के वकील भी अदालत में पेश होकर इस केस को लड़ सकते हैं और एक्सपेक्टेडली आगे भी नवाज शरीफ के लिए जो केसेस हैं वो मज़ीद ईजी हो जाएंगे। सो दूसरी तरफ जो नून लीग है वो पॉलिटिकली एक्टिव होने जा रही है साथ ही साथ, तो क्या समझते हैं नवाज शरीफ किस तरीके से इलेक्शन की जो मुहिम है इसकी वो भी लीड करेंगे और मज़ीद कितना ईजी इसको लेकर चल सकेंगे? देखिए, इस वक्त तो टेक्निकली मियां नवाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम लीग उनके सरबराह नहीं है और इलेक्शन कमीशन के और जो दीगर फैसले थे उसके मुताबिक अगर कोई कन्विक्टेड शख्स हो तो पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता और ना ही वो कोई इंतखाबी मुहिम चला सकता है, ना इंतखाब में हिस्सा ले सकता है। तो जब तक मियां साहब के केसेस जो हैं वो उसमें से बरी नहीं होते और कम से कम मैं ये नहीं कह सकता कि कल बरी हो जाएंगे या परसों होंगे, तो ज़ाहिर है ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो चलेगा, वो मुख्तर भी हो सकता है, तवील भी हो सकता है। उसके बाद जब उनकी कन्विक्शन खत्म हो जाएगी, अगर खत्म हो जाएगी और अगर वो बरी हो जाएंगे तो फिर उनके लिए अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम को लीड करना आसान होगा। लेकिन उनकी पार्टी के दीगर लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहब हैं, वो तो लीड कर सकते हैं और इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो हैं वो आस्ता आस्ता इलेक्शन मोड में जा रही हैं। तो इलेक्शन का सिनेरियो तो थोड़ा मुख्तलिफ है। जहाँ तक किसी का ताल्लुक है तो आज एक प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ है। ये प्रोसेस इसलिए मुकम्मल हुआ है कि जब ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर थे और इनके साथ जो को अक्यूज थे मरियम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर साहब, जब वो बरी हुए और उसके बाद ये अपीलों का मरला था तो उस वक्त कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि जब भी मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आएंगे और वाकई सरेंडर करेंगे तो वो वो दरखास्त दे सकते हैं कि उनकी अपीलें बहाल हो जाएं। अब अपीलें बहाल होने के बाद जो एक अदालती तरीकाकार है, दफ्तरी तरीकाकार, उसके मुताबिक वो अपीलें जो है वो लगेंगी, कोई तारीख आ जाएगी, अगले हफ्ते की आ जाए, उससे अगले के हफ्ते की आ जाए और बहस मुबासे के बाद ही कोर्ट फैसला करेगी कि उनको बरी करना या नहीं करने तो बरी करना। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो माजी में ऐसे जरूर होता है कि अगर किसी केस में 3 या 4 अक्यूज हों या ज्यादा अक्यूज हों और उनमें से अक्सर जो है वो जो गालिब अक्सरियत है अक्यूज की वो अगर बरी भी हो जाए तो केस जो है वो खासा कमजोर पड़ जाता है और ऐसे एविडेंस जाहिर है कोई एविडेंस होंगे जिसकी बुनियाद पर मरियम साहबा को और या कैप्टन सफदर साहब को बरी किया गया तो नवाज शरीफ साहब का केस भी बाकायदा सुना जाएगा और सुनने के बाद एविडेंस होगी, उनके वकील जो हैं वो अपने जो भी उनके पास सबूत होंगे वो देंगे और जो दूसरा फरीक है यानी नैब है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या एविडेंस लेके आता है। अगर उसके पास वाकई एविडेंस हुई तो उस पर आर्गू करेगा, अगर एविडेंस नहीं होगी तो फिर उनको ज़ाहिर है बताना पड़ेगा कि हमारे पास मजबूत शुहाद मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद पर केस अपने फिर लॉजिकल कंक्लूजन उस पर जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि उनको रिलीफ मिल जाएगा या फैसला हो जाएगा या बरी हो जाएंगे, बरी करने का फैसला अदालत ने करना है। ये वही अदालतें हैं जहाँ पर एक दिन में 9, 10, 15 मामला में इमरान खान साहब को जमानतें मिली हैं। बल्कि ऐसे फैसले भी आए हैं लोअर कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, लाहौर से इस्लामाबाद के जो उन्होंने अभी जुर्म नहीं भी किया और अगर उनके जहन में भी है और अगर पुलिस उनको किसी और जुर्म में गिरफ्तार करना चाहती है तो उस पर भी जमानत नहीं मिलेगी, उस पर भी जमानत दी जाती रही है। तो ये हमारी अदालती तारीख एक फ्लोट तारीख है जिसमें हर चीज़ की कोई ना कोई प्रेसिडेंट मौजूद है, हर चीज़ की कोई ना कोई मिसाल मौजूद है, उस मिसाल को कोट किया जा सकता है। जी ठीक, यानी जिस तरीके से तमाम तर सूरत हाल है वो पहले से डेवलप करना मुश्किल होगा, जाहिर है वो तमाम तर जब समाअत होगी तो वाज़ेह तौर पर पता चल सकेगा। और इस पर शौकत राजा से बात करते हैं। शौकत राजा, जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे पूरे टॉपिक के ऊपर या ये इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिनेरियो जो जनरेट हुआ, और वक़ा साहब आप ही सवाल सुनिएगा, आप ही इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि नैब जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है और जिस तरीके से आप बात की जा रही है कि आगे भी नैब जो है वो अपने शवाहिद पेश करेगा, सबूत पेश करेगा और उसके बाद जो है वो तमाम तर हेयरिंग है या समाअत है उसका फिर डिस्कशन जो है दोबारा से चलेगी या चीज़ें चलेंगी। लेकिन नैब की बॉडी लैंग्वेज तो आज भी बड़ी जो है वेयर्ड दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम तो गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते और हम इस तरीके से रेफरेंस भी वापस नहीं ले सकते। तो ये जो दो चीज़ें स्टैंड कर रही हैं उस पर हम अभी भी देख रहे हैं कि ये आज भी बात हुई और अगर आगे चल के फ्यूचर में ये होता है तो भी नैब का किरदार जो है वो इसी तरीके का दिखाई दे रहा है।
आई मस्ट से वन थिंग इन दिस रिगार्ड बिकॉज यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड, चूंकि ये वही नैब था जो कि इंक्वायरी नहीं आती थी, कंप्लेन नहीं आती थी, उससे पहले ही कोई किसी किस्म की भी किसी शख्स के कहने के ऊपर भी लोगों को उठा लिया जाता। चूंकि नैब का जो कानून था उसमें बड़ा एक डिफाइंड प्रोसेस, डिटरमाइंड प्रोसेस हमें मिलता था, रेफरेंस था, इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी थी, कंप्लेंट थी, 3-4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता था। तो नैब उस वक्त तो बड़ी जल्दी गिरफ्तार कर लेता था। आज वही नैब जो है उनकी गिरफ्तारी उनको ना मतलूब है ना मकसूद है, और ऐसे ही उनको बिहाइंड दी बार रखे बगैर उनसे इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन करना चाहते हैं या प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि कल कल अगर नवाज शरीफ साहब के साथ जाती हुई कोई भी लीगल प्रोसेस के अंदर तो वो भी गलत हुआ। अगर आज उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से रिलीफ देने दिया जा रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि मुल्क के अंदर वही मुल्क या वही जमहूरी माशरे पनपते हैं, तरक्की करते हैं, या डेवलपमेंट के रास्ते पे या प्रोग्रेस करते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी के ऊपर यकीन रखते हैं, बियॉन्ड दी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, स्टेटस, डेजिग्नेशन, और तमाम तर फैसले करते हैं। जो इस वक्त ये सारी चीजें की जा रही हैं, इसके अंदर कहीं पे भी रूल ऑफ लॉ की रिफ्लेक्शन नजर नहीं आती। 2017 के अंदर भी नजर नहीं आई, जब पनामा के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम थे, 250 पहले थे, 499 बाद में थे, लेकिन एक शख्स को जो है वो कॉन्विक्ट किया गया, उसको भी पनामा में नहीं निकाला गया बल्कि हकामा में निकाला गया, डाला पनामा में। साहब अगर 2022 की अगर बात की जाए तो उसमें बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि एवनफील्ड रेफरेंस में शरीफ खानदान के खिलाफ ट्रायल का हुक्म जो है वो गलत था, और इसमें नवाज शरीफ को क्लियर भी करार दिया गया था। सो ये जो नैब का इदारा है कि वाकई मुतनाज़ है और आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और अगर किया जा रहा है तो फिर जो कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जो आपने आर्म ट्विस्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, यही लफ्ज जस्टिस मकबूल बाकर जो कि साबिक चीफ जस्टिस, साबिक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने 87 पेजेस की जजमेंट दी थी हाजा साद रफीक के केस के अंदर। उस केस के अंदर ये कहा गया था कि नैब का इंस्टीट्यूशन है, ये वाइट कॉलर क्राइम को ट्रेस करने की बजाय या वॉच डॉग के तौर पे काम करने की बजाय ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो इसके बाद 2 जस्टिस गुजरेंगे, उसके बाद वो चीफ जस्टिस बनेंगे, उनका भी एक बड़ा कंसिस्टेंट ओपिनियन रहा इस बारे में अपने डिफरेंट रिमार्क्स में, जजमेंट्स में, कि नैब का जो अदारा ये आर्म ट्विस्टिंग या पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया है, जैसे याहिया अफरीदी का। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त जो सर्विंग जजेस हैं, उनका भी इस बारे में यही ओपिनियन है, यही रिमार्क्स हैं कि नैब का जो अदारा, और आज यहाँ गुज़िश्ता 2-3 दिनों के अंदर नैब का जो ये फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और इससे पहले ये फ्रेंडली मैच जो था वो चेयरमैन तरीके इंसाफ के साथ खेला जाता था और इनके खिलाफ खेला जाता था। तो आज भी हुआ जिस तरीके से रिमार्क्स के अंदर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि नैब जो है वो अपनी जिम्मेदारी या अपने फराइज अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, इस तरीके से भी रिमार्क्स दिए गए आज। बिल्कुल इसी तरह, जैसे भी अगर नैब ये सारी चीजें कर लेता तो ये कन्विक्शन जो है वक्ती तौर पे भी सस्पेंड ना होती। अगर आपके एविडेंसेस के अंदर और आपके सब्सटेंशियल मटेरियल के अंदर इतनी ज्यादा वक़्त थी, इतनी ज्यादा एफिकेसी थी, तो फिर वो जो मुतनाज़ा वीडियो आती वो भी इन चीजों पे असरअंदाज ना होती जो जज असद मलिक की थी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अदारे की जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इंटेरोगेशन के अंदर, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस के अंदर बहुत ज्यादा सुकम है, लूप होल्स है, कतियां हैं, नकाइस हैं, फॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से नैब के केसेस जब अपेक्स कोर्ट्स में या सुपीरियर कोर्ट्स में जाते हैं तो वहां पे मुल्जिमान को क्विटल कर दिया जाता है। वो तमाम लोग जिनको नैब कोर्ट्स कन्विक्ट करती है इन द लाइट ऑफ द मटीरियल द एविडेंस कलेक्टेड बाय द एजेंसी ऑफ नैब, उन लोगों को जो बाइज्जत बरी किया जाता है और जजमेंट्स के अंदर फिर नैब को आड़े हाथों लिया जाता है। और ये इक्का दुक्का जजमेंट बहुत सारे केसेस के अंदर, कई केसेस के अंदर बेल स्टेज के ऊपर जो है आड़े हाथों को लिया जाता है, लेकिन किसी किस्म की कोई इसके ऊपर खास ऑर्डर आता हुआ नजर नहीं आता। तो वकास साहब, हमने माजी में भी देखा कि जिस तरीके से नैब के जो केसेस थे वो पार्टी जिस तरीके से दूसरी हुकूमत आती है, पार्टी चेंज होती है, तो पिछली हुकूमत के खिलाफ या किसी मंत्री जिसके खिलाफ इख्तलाफात हों उस पार्टी के खिलाफ बाकायदा तौर पर नैब को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या उस पार्टी के खिलाफ भी क्या कोई केसेस हो सकते हैं जो वज़रा उसमें शामिल हों रेफरेंसेस दायर करने में? देखिए, ये नैब तो हमारा जो पाकिस्तान का आइन है और उसके बाद जो नैब का कानून है उसमें तो नैब की इंडिपेंडेंस की इंश्योरेंस दी गई है। लिहाजा हमारे जो मिनिस्टर्स का तो इसके अंदर कोई कंसर्न नहीं है सच। हाँ, अकाउंटेबिलिटी के जो एक एडवाइजर बनाए गए थे जो इमरान शहजाद अकबर इमरान खान साहब के दौर के अंदर या दीगर द्वार के अंदर बनाए गए थे, मेरा ख्याल है कि उनकी भी इंटरफेरेंस या वो भी इस तरीके से इंटरपोज या इंटरफेयर नहीं करते लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली।
तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है वो नैब के ऑफिसर्स के अंदर, तमाम ऑफिसर्स पे, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इंक्वायरी या इसको इन्वेस्टिगेशन में टर्न डाउन करना है और कहाँ पे इसमें रेफरेंस फाइल करना है। और जब रेफरेंस फाइल करने के बाद एक शख्स को आप 10 महीने के लिए, 15 महीने के लिए, 20 महीने का, आज साद रफी का केस ले ले, मरीम नवाज का केस ले ले, नवाज शरीफ का 1216 रेफरेंसी से नंबर जमा होने के लिए, इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था कि नैब पोस्ट की तादाद 24 थी। और अगर आपको याद हो 2021 के अंदर जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने फरूक नसीम उस वक्त के वजीर कानून को बुलाया था कि आप 120 नैब पोस्ट बनाएं और इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंट हैं, जो अहल लोग हैं, जो कि नैब की इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन के अंदर वाइट कॉलर को ट्रेस करने के लिए या डिग आउट करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, उन लोगों को भर्ती करें। लेकिन गोंगलों से मट्टी झाड़ दी गई, 2 साल का वक्त गुजर गया, 1256 रेफरेंसेस वहीं के वहीं रह गए और जितनी ज्यादा नैब की तरफ से अलामिये जारी कर दिए गए कि हमने कौमी खजाने में इतना पैसा जमा करवा दिया, इतना रिकवर करवाया, ये भी मेरे ख्याल में सारी की सारी चीजें दीवाने का ख्वाब लगती हैं। आज तक हमने तो नहीं देखा कि नैब की रिकवरी कोई कौमी खजाने में जमा करवाई गई। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरीके से वकास साहब आप कह रहे हैं कि इदारे को बिल्कुल स्ट्रैटेजीज के साथ चलाना चाहिए और जिस तरीके से नैब का इदारा है वो एक बहुत अच्छा मौसर काम कर सकता है और आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम मुतनाज़ा चीज़ें देख रहे हैं वो बड़ी हाईलाइट हो रही है नैब की। हम तारिक चौधरी की तरफ बढ़ते हैं। तारिक चौधरी, जिस तरीके से नैब के ऊपर बात की जा रही है और अगर हम समात की बात करें, गुज़िश्ता दिन की समात की बात करें और आज की बात करें, तो आज भी नैब जो बयान दिया है या नैब ने जो दलाइल दिए हैं या प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो दलाइल दिए गए, उसमें वाज़ेह तौर पर यही था कि आप रिलीफ दे दें और ये रिलीफ जो है वो मिल चुका है। और जिस तरह से नैब का जो एक कहते हैं कि किरदार जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक मुतनाज़ा किरदार जो है वो दिखाई दे रहा है। तारिक चौधरी क्या आप सुन पा रहे हैं? तकनीकी वजूहात की बिना पर तारिक चौधरी का राब्ता मुनक़ता हो गया। राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून हैं, उनसे इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। राय साहब, जिस तरीके से आज हमने देखा है कि एवनफील्ड रेफरेंस का और इससे मुताल्लिक जो है वो अपीलें बहाल हो गई हैं, नवाज शरीफ को यकीनी तौर पर एक और जो है वो रिलीफ मिला है, उनकी जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर की गई थी। नैब का जो आज ओवरऑल किरदार की अगर बात की जाए तो नैब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उनके जो दलाइल थे वो काफ़ी बहुत कमज़ोर कह लें या उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता हुआ उस जो दलाइल थे उनमें देखा गया। क्या समझते हैं एक केस को इतना अरसा लेके चलना, फिर आखिर में नैब का जो किरदार है वो इतना मुतनाज़ हो जाना, या नैब प्रोसिक्यूटर जनरल का वहाँ पर खड़े होकर ये कहना कि हम अब गिरफ्तारी भी नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि इस दलाइल को अब रेफरेंस तो वापस नहीं लिया जा सकता लेकिन इसको मज़ीद आगे लेके ज़रूर जाएंगे। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि नैब के जो केसेस होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, उसमें कोई ख़ास पेशरफ नहीं होती और नैब अक्सर औक़ात पीछे हो जाता है। तो ऐसे में नैब के किरदार कितना मुतनाज़ होता है और वक्त कितना ज़ाया किया जाता है अदालतों का? देखिए, पहली बात तो ये है कि नैब को हमेशा हर दौर के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल किया गया, एक वेपन के तौर पे, हथियार के तौर पे, टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया और इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि 2017 में ये सारे जो केसेस थे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे और मैं किसी फर्द को लाने के लिए और किसी को निकालने के लिए सारी प्रोसिक्यूशन हुई थी। तो जो मैंने 1 साल तक प्रोसीडिंग देखी एवनफील्ड केस की हाई कोर्ट के अंदर, तो उसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर मौजूद होते पाकिस्तान के अंदर तो वो आराम से एक्विट हो जाते। क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, लिहाजा उनकी जो अपील थी वो डिसमिस इन डिफॉल्ट हुई, डिसमिस ऑन नॉन प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पे वो डिस्पोज ऑफ हुई। तो कानून का मुसलमा असूल ये है कि केसेस के फैसले मेरिट पे होने चाहिए। वन शुड नॉट बी नॉक्ड आउट ऑन टेक्निकल ग्राउंड, कि किसी को यानी सुने बगैर आप सजा ना दें, किसी को सुने बगैर आप अनहर्ड कंडेम ना करें। तो लिहाजा ये कानून के मुताबिक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने अपीलें बहाल की। अब समाअत होगी अपीलों की, उसके बाद फिर पता चलेगा सजा और जजा का। राजा खालिद साहब, अपीलें बहाल हो चुकी हैं, जाहिर है अब फैसला भी आ चुका है, अपीलें बहाल हो चुकी हैं। क्या आप समझते हैं जो सजा पहले गुज़िश्ता दिनों मतलब जो माजी में दी गई है वो भी बहाल हो जाएगी तमाम सूरत हाल के तराजू में? देखे ना, अपीलें जब बहाल हो गई, सजा तो पहले से बहाल थी, सजा तो बहाल थी, लेकिन आपके पास जो आपका राइट ऑफ अपील था वो नहीं था। अपील बहाल हो गई, वो रिस्टोर हो गई।
अब आपको राइट ऑफ ऑडियंस मिलेगा, आपको समाअत का हक मिलेगा, आपको सुना जाएगा, उसके बाद फैसला होगा। अगर आपकी अपीलों के अंदर फोर्स मौजूद है, आपके खिलाफ जो केसेस बने बेबुनियाद हैं, ग्राउंडलेस हैं, बेसलेस हैं, तो फिर वो आपकी अपीलें मंजूर हो जाएंगी और आपकी सजा खत्म हो जाएगी। अगर कहीं चार्ज मजबूत है, जो मुझे नहीं लगता इन केसेस में, और आपके खिलाफ एविडेंस स्ट्रांग है, तो फिर आपकी अपील डिसमिस हो सकती है। लेकिन मुझे इन केसेस में वो कतन नहीं लगा, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन थी, ये दुनिया जानती है। बिल्कुल। राज साहब, ऐसा ये भी बताइएगा कि ये केसेस जो हैं मज़ीद आगे बढ़ेंगे, सो अगर नवाज शरीफ क्लियर हो जाते तो उनके लिए कानूनी तौर पर क्या ग्राउंड सेट होते हैं? क्या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, अवामी ओहदा हासिल कर सकेंगे? वो एक्विट हो जाते हैं तो फिर तो वो कर सकते हैं डेफिनेटली, और मेरे ख्याल में इनकी अपीलें जल्दी फिक्स हो जाएंगी समाअत के लिए। पुरानी अपील्स हैं, तो जब वो बहाल होता है, यानी जो ओल्ड केसेस में की डेफिनेशन में अब आ रहे हैं, तो ओल्ड केसेस जल्दी लगते हैं, तो जल्दी इनके केसेस लग जाएंगे और अर्ली हियरिंग की पिटीशन भी मूव की जा सकती है। अब डिटेल फैसला आ जाएगा आज का, उसमें शायद डेट भी कोई दे दी जाए कि फलां तारीख को अपीलों की समाअत होगी। तो जब वो बरी हो जाएंगे उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है उस हवाले से भी जो इलेक्शन एक्ट है उसे अमेंड कर दिया गया था, और जो मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल रखी गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का, वो फैसला आज तक मेरी समझ में नहीं आ सका। उसमें कोई रैशनल नहीं है, उस दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी लॉ, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल है। लाइकवाइज इस तरह जो इलेक्शन एक्ट है उसमें भी 5 साल रखी गई। आप वो सजा नहीं दे सकते जो कानून में मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वो सजा दी जो कानून में मौजूद नहीं थी। मैं समझता हूँ कि उस वक्त के जजेस ने कानून के साथ, आइन के साथ ये जुल्म किया। फर्क को रहने दें कि जो सजा मौजूद नहीं है, एक स्टैट्यूट बुक में मौजूद नहीं है, कोडिफाइड लॉ में मौजूद नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है, आप अपनी जेब से निकाल के कैसे दे सकते हैं? तो उससे सिर्फ एक फर्द की बात नहीं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अपनी जेब से सजा निकाल के दे के लाइफ है। मैं यहाँ पे अब हवाला नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ केसेस हैं जो इस वक्त चल रहे हैं दूसरे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, लेकिन उनमें एक साइफर केस को आप देख लें, वो एक एडमिटेड केस है, ओपन एंड शट केस नजर आता है सामने कि साइफर का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना, साइफर को पब्लिक करना, उसे मिस इंटरप्रेट करना, मिस कोट करना, मिस स्टेट करना। ठीक है राजा खालिद साहब, आपसे मजीद भी इस पर तज्जिया लेंगे और कानूनी माहिरीन भी आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी नाज़रीन को बताइए, साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत कर रहे हैं। इमरान खान के वकील सलमान सफदर कमरा अदालत में पहुंच गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं आसिफ नवीद से। आसिफ बताइएगा, साइफर केस की भी समाअत शुरू हो चुकी है, अपडेट कीजिएगा। देखिए, साइफर केस में जो फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई थी उसके खिलाफ जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो PTI के चेयरमैन है उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। अब पहले उसको 12 बजे आज समाअत के लिए मुकर्रर करना था, जहाँ नवाज शरीफ की समाअत के बायस चूँकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया था, उस वक्त मुकर्रर वक्त पर समाअत नहीं हो सकी थी। अब चूँकि जो अदालत है वो खाली हो चुकी है और दीगर समाअत, वैसे अमूमी तौर पर तो इस वक्त समाअत नहीं होती, अदालती वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन अदालती वक्त के बाद चूँकि कहा गया था आज रोस्टर उसके लिस्ट में शामिल था ये केस, तो उस वजह से उनके वकील ने भी अदालत से रब्ता किया, तो जिस पर आज समाअत हो रही है। इस वक्त समाअत का आगाज़ हो चुका है। सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस जो है वो इस दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। उनकी जानिब से पहले भी मौक़िफ़ अपनाया गया, आज भी यही मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि उनको सुने बगैर जो है वो फर्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और फर्द जुर्म की कार्रवाई ऐसे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अभी उनके दलाइल का सिलसिला जारी है, जो ही उनके दलाइल मुकम्मल होंगे उसके बाद अदालत इस हवाले से भी
को अपना फैसला दे सकती है। ताहम अभी इस पर कहना कबल वक्त होगा, चूँकि अभी दलाइल का आगाज़ हुआ है। समाअत अब से कुछ ही देर पहले समाअत का आगाज़ हुआ और तफसीली दलाइल सुनने के बाद अदालत इस हवाले से फैसला करेगी, क्योंकि आज गुज़श्ता समाअत पर भी जब तारीख मुकर्रर की गई थी उस वक्त भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तारीख थी, जिसके बायस सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है वो मुलतवी कर दिए गए थे। तमाम केसेस कैंसिल कर दिए गए थे, कॉज लिस्ट ही कैंसिल हो गई थी, जिसके बायस ये केस मुलतवी हो गया था। तो अब उन पर एतराज़ात के बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस के दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर पहले अदालती वक्त ख़त्म होने के बावजूद जो है वो समाअत मुकर्रर की गई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो इस वक्त समाअत कर रहे हैं और सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं वो इस दरख्वास्त पर के जो है हक में दलाइल दे रहे हैं। जी अच्छा आसिफ नवीद, ये बताइएगा इस वक्त कमरा अदालत में कौन कौन मौजूद है और वहाँ पर पीटीआई की जानिब से कौन कौन पेश हुआ है? देखिए, पीटीआई की लीगल टीम है। पीटीआई के जो कारकुनान हैं या उनके उहदेदारान हैं वो तो किसी भी अब तारीख पर नहीं आते, उनकी लीगल टीम ही आती, क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद हमने देखा कि जो भी उनकी यहाँ के लोकल क़यादत थी उसके साथ साथ जो उनके कारकुनान हैं उन्होंने अदालतों में आना तकरीबन ना होने के बराबर आते हैं। जितने भी लोग आते हैं वो तो उनकी लीगल टीम के लोग हैं। उसमें सलमान सफदर की क़यादत में यहाँ पर इस वक्त भी लीगल टीम के जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो कारकुनान या उहदेदारान में से इस वक्त कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। अगर चूँकि इससे पहले हम देखते थे कि जब भी कोई तारीख होती थी तो एक जम्मे गफ़ीर होता था, जिस तरह आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक जम्मे गफीर था, उसी तरह पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्तों पर या उनके जो केसेस थे उस वक्त उनके कारकुनान की एक बड़ी तादाद और उनके उहदेदारान की बड़ी तादाद। आज गवाहान को भी तलब किया गया था, गुज़िश्ता समाअत में कहा गया था कि गवाहान को भी तलब किया गया है। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी फर्द जुर्मायत की गई है। सो मजीद क्या अपडेट्स हैं कि आज जो गवाहान है वो भी पेश हुए अदालत में? देखिए, अभी अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अभी चूँकि सलमान सफदर अपनी दरख्वास्त की बहाली दरख्वास्त में चूँकि वो फर्द जुर्म की कार्रवाई है उसको रोकने के लिए उनके अपने दलाइल जारी हैं। उसके बाद गवाहान का सिलसिला आएगा। पहले वो अदालत को मुतमईन कहेंगे कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं। इस हवाले से वो अपने दलाइल दे रहे हैं। जब उनके दलाइल का सिलसिला मुकम्मल होगा तो फिर अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अदालत जो है वो शवाहिद और गवाहान के बयान भी कलम बंद करेगी, चूँकि जो उनकी जानिब से गवाहान की फहरिस्त फराम की गई। जो आज तक शाह महमूद कुरैशी की बात है और शाह महमूद कुरैशी इस वक्त चूँकि अडाला जेल में है, उनका मौक़िफ़ भी उनके वकला के जरिए ही सामने आएगा। लेकिन अभी पहले मरले में जो पीटीआई चेयरमैन है उनकी दरख्वास्त जो है उस पर समाअत जो है उस वक्त जारी है और उनके वकला की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। ठीक है आसिफ नवीद, आप हमारे साथ ही रहेगा। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, साइफर केस से मुतालिक भी इस वक्त समाअत शुरू हो गई है। अदालती वक्त खत्म होने के बावजूद समाअत दोबारा शुरू कर दी है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि खान साहब का इस केस के अंदर जो है वो एक बड़ा टफ टाइम उनको फेस करना पड़ेगा। इज एंटायरली टू हॉट वाटर एंड फेसिंग म्यूजिक राइट नो सो फार एज द लीगल लैंग्वेज ऑफ लॉ सकते थे। आपका ओथ था बतौर प्राइम मिनिस्टर जिसकी आपने वायलेशन की है बनीगाला की मीटिंग के अंदर और फिर जलसे जुलूसों के अंदर आपने ये किया। यहाँ तक अगर एक बात देखी जाए, आर्डो के प्राइम मिनिस्टर का ये ओथ है कि उसने मुल्क की इंटेग्रिटी, सवरेनिटी, इसके इस्तेकाम के लिए, इसकी बका और सार्वजनिक के लिए हम वक्त तैयार रहना है और हर वो काम करना है सलामती कौंसिल को इत्मीनान में लेके जो मुल्क की सलामती के लिए जरूरी है। अगर आपको ये लगे कि कोई मुल्क मदाखलत कर रहा है या साजिश कर रहा है कि आपके मुल्क की एक सावरन हुकूमत को घर भेजेगा, पैसे के जरिए, करप्शन के जरिए, लोगों को खरीदने के जरिए, जो भी तरीका कर व्हाट्सएवर द प्रोसेस में बी ऑप्ट इन दिस रिगार्ड, तो आप ये सारी चीजें सलामती कौंसिल के साथ डिस्कस कर सकें। यहाँ तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक जो चीजें उनके ऊपर लेबल की जा रही हैं कि आप ये इसके अंदर हकीकत है या नहीं है, दैट वुड बी अ सेपरेट डिस्टिंक्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप इसको वाकई बतौर प्राइम मिनिस्टर किसी प्राइवेट जगह पे ले जाते हैं जो कि आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर नहीं आता, या किसी ऐसे जलसे जुलूस या मीटिंग के अंदर अपने पार्टी कारकुनान या अपने पार्टी अहदेदारान के साथ डिस्कस करते हैं पर्सनल कैपेसिटी में, तो ये शायद आपकी ओथ की वायलेशन में आ जाता है। लिहाजा इनके ऊपर जो साइफर केस के अंदर इल्जामात हैं वो संगीन इल्जामात है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए। इल्जामात तो हैं वकास साहब, लेकिन एतजाज एहसन ने गुज़िश्ता दिनों जब अदालत के से बाहर आए थे उन्होंने कहा था कि तो ओपन एंड शट केस है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, डिक्लासिफाइड नहीं किया साइफर को, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, डीक्लासीफाई तो साइफर को कर दिया गया और फिर ही इसको बाद कहा गया कि ये भी एक अलग से बहस है कि डीक्लासीफाई भी वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। मेरा इसके ऊपर बड़ा एक ओपिनियन है कि डीक्लासीफाई वो बतौर प्राइम मिनिस्टर तो उसको कर सकते थे, क्योंकि आर्टिकल 19 है इन्हें पाकिस्तान का जो 18वीं तरमीम के अंदर 101 आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, ये मॉडिफाई किया गया, उसमें से 19 भी था जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है। उसी आर्टिकल के तहत जितनी भी पटिशन फाइल की जाती है कि जो भी इंपॉर्टेंट पब्लिक अफेयर्स हैं, इश्यूज हैं, अवाम को उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो अगर वो समझते थे कि उनके ओथ के अंदर ये चीज़ शामिल है कि वो अपनी कौम को इत्मीनान में लें और ऐसी चीज़ें बताएं कि जो ज़रूरी है बताना डीक्लासीफाई, तो वो तो कर सकते राइट इन्फॉर्मेशन। हाँ,
प्राइवेट जलसे की हद तक मैं इससे डिसएग्री करता हूँ कि अगर प्राइवेटली जाके आप अपनी रिहाइशगाह पे उसको ले जाएं तो बतौर प्राइम मिनिस्टर शायद ये जो इनके चार्ज पर के सुनाया गया, अब ये चीजें जो हैं वो कल तला अदालत में देखी जाएंगी कि वाकई इन्होंने गलत तरीके से इसका कोई इस्तेमाल किया, अपने वोट की वायलेशन की, जिस तरह जिसमें सुल्तानी गवाह बन के वादा मांग आजम खान और दीगर जो लोग इनके अलावा बनने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ टोटल 27 गवाहान है, गवाहान की गवाही और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी। एक लीगल डिबेट है कि क्लासीफाई हुआ नहीं हुआ, वो कर सकते हैं नहीं कर सके। जहाँ तक ये एलिगेशन है अगर वो अपने साथ लेके बतौर प्राइम मिनिस्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर लोगों के साथ, अपने कारकुनां के साथ या पार्टियों से दरानों के साथ ये डिस्कस नहीं कर सकते थे, ये तो एक फैक्ट है, लीगल पॉइंट है जो कि मेरे ख्याल में सब बिल्कुल बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अभी मद्देनजर रखने हैं। वकार साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें राजा खालिद साहब ने ज्वाइन किया। राजा खालिद साहब, जिस तरीके से साइफर केस की इस वक्त समाअत दोबारा से शुरू हो चुकी है, आप क्या समझते हैं जो कानूनी पहलू हैं उनके मुताबिक जो दलाइल दिए जा रहे हैं, जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखें, साइफर केस मेरी बड़ी पुरानी राय है इसके हवाले से। जब से ये केस बना था बड़ी मैच्योर राय है, मेरी कंसीडर्ड ओपिनियन है इस हवाले से कि साइफर केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, ये प्रूव्ड केस है। ये एक ऐसा केस है कि जिसमें साइफर का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना साबित है, साइफर को पब्लिक करना साबित है, पब्लिक में उसे लहराना, उसे मिसकोट करना, मिसस्टेट करना, मिस इंटरप्रेट करना और फिर पूरी कौम को गुमराह करना और नौजवान नस्ल को जज्बाती कर देना जी कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, ये साइफर आया और फिर उस साइफर को गुम कर देना, ये सारी चीजें साबित हैं। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जो स्टेटमेंट है 164 की, और ये कहना जी कि अब हम साइफर खेलेंगे, और उसके साथ वो जो असद मजीद साहब थे जिन्होंने वो साइफर वहां से भिजवाया था, उनकी स्टेटमेंट भी है। ही इज अमंग्स द विटनेसेस, 27 विटनेसेस हैं इसमें। तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस है, मैं समझता हूँ प्रूव्ड केस है। और वाज़े तौर पर जो तमाम तर चीज़ें हैं इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वो भी वाज़े तौर पर देखी जाएगी। इस वक्त जो नवाज शरीफ की हम अपीलों की बात कर रहे थे, या जो अपीलें इस वक्त जो है वो बहाल कर दी गई हैं, उससे मुतालिक आप एक पॉइंट रेस कर रहे थे कि ये जो ताहयात नाअहली है ये किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आती, और आपने कहा कि ये जो है हट जानी चाहिए क्योंकि 5 साल जो है वो इसकी एक लिमिटेशन होती है। 5 साल तक जो है वो कोई भी ताहयात नहीं हो सकता, 5 साल तक जो वो नाअहली बरकरार रह सकती है। तो इसको हटाने के लिए क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, या आप कह रहे हैं कि ये तो लॉ में ही नहीं है, तो ये किस तरीके से आगे फर्दर चलेगा? देखिए ना, आगे पहले मैं जो नून लीग की लीगल टीम से बात हुई चंद दिन पहले भी, तो उनका ख्याल ये है कि चूंकि तरमीम हो गई, 5 साल वैसे ही वो पूरे कर चुके हैं, तो मैक्सिमम जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो 5 साल की ही होनी चाहिए थी। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में की कोई प्रोविजन नहीं है जो कहे, जो जहां पे वजाहत हो लाइफ टाइम या परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की। तो ताहयात जो नाअहली है ये किसी कानून में, वो चाहे स्टैचूट है, कोडिफाइड लॉ है, कोई एक्ट है पार्लियामेंट का या आइन है, उसमें प्रोवाइडेड नहीं है। ये मैं बार बार कह चुका हूं कि उस वक्त के जजेस ने अदारे के साथ जुल्म किया, इस मुल्क के साथ जुल्म किया, ज्यादती की कि एक वजीर आजम को निकालने के लिए अपनी जेब से परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन निकाली और उन्हें लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करार दे दिया, ताहयात नायल कर दिया। तो इससे एक तो अदलिया की साख को नुकसान पहुंचा, दूसरा जो हमारी डेमोक्रेसी थी वो डिरेल हुई, एक चलता हुआ निजाम तलपट हुआ, जिसका नतीजा आज पूरी कौम के सामने है और उसके कॉन्सिक्वेंस फेस कर रही है। बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब, आप कानूनी जो राय थी इस पर वो भी आप हमारे साथ शेयर करें।